नमस्कार प्यारे रसगुल्लों, स्वागत करते हैं आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th। क्या लेकर आ गए दोस्तों? तो क्लास 10th साइंस का। आपको साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है, क्लास 10th देखिए 3 पोर्शन है साइंस में। 3 पोर्शन है, नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी, जैसे कि आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो इस साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका आज हम सभी फार्मूला देख लेंगे एक ही वीडियो में। इसका पूरा फार्मूला देख लेंगे और आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में एक ही वीडियो में दोस्तों आपका संपूर्ण फार्मूला कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक ही वीडियो में आपका संपूर्ण फार्मूला कंप्लीट करा दिया जाएगा और यह 2025 और 26 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए आपका हम स्वागत करते हैं फार्मूला सीरीज में। तो आज आपको फार्मूला में पूरा फिजिक्स का जितना फार्मूला है सब कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आइए हम इसको बहुत ही प्रेम से करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है? तो r/2 होता है। क्या होता है दोस्तों? f बराबर r/2 होता है। यही होता है दोस्तों फोकस दूरी में किसकी संबंध? तो फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है? f बराबर r/2। r जो हमारा होता है वो हमारे क्या था? दूरी होती है। f से हमारा बल होता है, फोकस होता है, और बाई 2 यानी कह सकते हैं त्रिज्या की आधी क्या होती है हमारी। तो फोकस r बराबर क्या होता है? f बराबर r/2। ठीक है दोस्तों, दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है? तो दर्पण सूत्र का फार्मूला हमको आपको बता दें, 1/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही होता है हमारा दर्पण का फार्मूला। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पर f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं कि हमारा f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है, जिसके माध्यम से आप न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो f हमारा होता है दोस्तों फोकस दूरी। क्या होता है? यह बराबर होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। u बराबर क्या होता है? तो v बराबर, यहाँ देखिए v है, तो v बराबर क्या होता है? तो v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बराबर हो गया हमारा फोकस दूरी, v बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, आपको फोकस दूरी में यहाँ देखिए आपको पता चल गया होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही होता है हमारा किसका फार्मूला? तो इस दर्पण का सूत्र होता है, जो कि जहाँ पर f क्या होता है? फोकस दूरी होता है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होता है? तो u बराबर हमारा होता है दोस्तों वस्तु की दूरी। ठीक है, आइए देखते हैं देखिए आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं। जैसे अगर हमको दे दिए दर्पण में, दर्पण कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण में आपको पता है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? तो नंबर 1 हो गया हमारा अवतल दर्पण होता है, नंबर 2 होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के लिए लिखेंगे दोस्तों। तो एक होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है और एक होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ लिखेंगे अवतल और इधर लिख लेंगे उत्तल। ठीक है दोस्तों, उत्तल अवतल समझ जाइएगा, दर्पण के बारे में बात हो रही है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको अवतल दर्पण में u का दिया रहे, फिर क्या दिया रहे, अगर f दिया रहे या फिर v दिया रहे, तो क्या होगा, इसका मान कैसे होगा, मात्रक कैसे रखेंगे? कह सकते हैं कि अगर u दिया रहे तो यहाँ पर आपको निगेटिव लगा रहेगा। कह सकते हैं अगर हमारा अवतल दर्पण हो तो वहाँ पर u का मान कैसे रहता है? निगेटिव रहता है, और f का मान भी क्या रहता है? निगेटिव रहता है, और v का मान भी क्या रहता है दोस्तों? निगेटिव रहता है। ठीक है, कैसे रहता है? निगेटिव रहता है, परंतु वास्तविक रहता है। ठीक है, वास्तविक रहता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों अगर आपको यहाँ पर देखिए u का मान अगर उत्तल दर्पण में रहे, f का मान, v का मान अगर उत्तल दर्पण में रहे, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान दोस्तों अलग होगा। यहाँ पर देखिए
अगर इसका मान देखिए, अगर यू वी एफ हो गया तो इसका अवतल दर्पण में क्या होगा, सब निगेटिव होगा। परंतु अवतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में अगर हो तो उत्तल दर्पण में यह निगेटिव रहेगा और यह फोकस दूरी क्या रहेगा, तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या होती है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। जो हमारा मान लीजिए जो यहाँ पर वस्तु की दूरी है, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, सब हर जगह क्या होगा दोस्तों, तो हर जगह आपको निगेटिव ही देखने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको दर्पण के लिए पता चल गया होगा कि बी का मान दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है, और एफ का मान अवतल में निगेटिव प्लस परंतु उत्तल में पॉजिटिव। वही उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ निगेटिव होता है अवतल दर्पण परंतु यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, लेंस का सूत्र, ठीक है। तो लेंस का सूत्र कुछ नहीं होता है, बस आप इतना कर दीजिएगा कि यहाँ पर जहाँ पर आप 1/f लिखे हैं सब कुछ सेम लिखिए, सब कुछ सेम लिखिए, 1/v। तो जहाँ पर यहाँ आप प्लस लिखे हैं बस यहीं पर आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यही होता है आपके किसका फार्मूला, लेंस का फार्मूला होता है। तो जिस प्रकार हमने इसका देखा 1/f, 1/v, 1/u, तो इसका सब तो हमको पता चल गया। परंतु अब आइए इसी में हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो लेंस होता है, लेंस के लिए इसमें अवतल दर्पण का क्या मान रहेगा और उत्तल दर्पण का क्या मान रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंस के लिए, तो लेंस के लिए अगर अवतल दर्पण रहेगा तो क्या रहेगा, अवतल लेंस रहेगा तो क्या रहेगा, और उत्तल लेंस रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यू वी और एफ मान लीजिए, यहाँ पर भी ले लीजिए यू वी एफ ले लीजिए। अगर उत्तल देखिए अवतल लेंस रहेगा तो क्या होगा, और ठीक है, अगर उत्तल लेंस रहेगा तो क्या होगा, आइए इसको दोनों को देखते हैं। अगर हमारा अवतल लेंस के लिए क्या प्रयोग होगा, तो अवतल लेंस के लिए मात्रक हमारा निगेटिव ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस के लिए अवतल दर्पण में देखिए, जब अवतल लेंस आप प्रयोग करेंगे तो फार्मूला में निगेटिव ही लगाएंगे। उसी प्रकार हमारे जो वस्तु की दूरी निगेटिव हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो ये भी हमेशा निगेटिव रहेगी। अब फोकस क्या रहेगा, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, निगेटिव ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इसमें देख लिया जाए तो इसमें भी ये निगेटिव रहेगा और ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा था, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा था, सेम वही लगेगा, ठीक है दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं होगा। परंतु मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है कि ये इसका चिन्ह ऐसे उतरता है, ठीक है। मगर परंतु यहाँ देखिए सबका चिन्ह यहाँ निगेटिव है, तीनों का यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ इसका निगेटिव है वस्तु की दूरी के, बाकी फोकस और प्रतिबिंब की दूरी प्लस है, तो यहाँ भी देखिए सेम है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या कह रहा है। तो आवर्धन का सूत्र से क्या कह रहा है, तो आवर्धन का सूत्र होता है, क्या होता है, एम बराबरे I/O। तो m जहाँ पर हमारा क्या है, तो m बराबर होता है हमारा आवर्धन, I बराबर होता है इमेज, O से होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। O से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। या फिर इसका एक फार्मूला और होता है, इसका एक फार्मूला क्या होता है, तो m बराबर v देखिए m बराबर क्या होता है दोस्तों, v/u भी होता है। ये भी हमारा किसका सूत्र है, तो ये भी हमारा आवर्धन का सूत्र में ही काम करेगा, ठीक है प्यारे रसगुल्लों। एक सूत्र आवर्धन का ये होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया रहता है, परंतु जहाँ पर हमें वस्तु और प्रतिबिंब निकालना रहता है तो वो भी हमारा यहाँ पर v/u लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, आवर्धन हो गया। आवर्धन के लिए लेंस का सूत्र हमने देख लिया दोस्तों। देखिए आवर्धन के लिए ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। अगर लेंस का बोलेगा दोस्तों, तो लेंस में देखिए आवर्धन के अगर ये दर्पण का बोलेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, परंतु अगर लेंस के लिए बोल दिया तो यहाँ लिखेंगे लेंस के लिए। अगर लेंस के लिए बोलेगा तो सब कुछ सही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ सही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर v/u हो जाएगा और यह माइनस का जो चिन्ह है हट जाएगा। बस लेंस के लिए माइनस का चिन्ह हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जैसे हमारा यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो क्या कहलाएगा और ये हमारा जो निगेटिव है वो क्या कहलाएगा, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे मान लिए हमने m बराबर पॉजिटिव है और एक m बराबर क्या है, निगेटिव है। तो जब m बराबर पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, m बराबर पॉजिटिव रहेगा तो वो कैसे रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो
आभासी बनेगा वह फिर कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, आभासी बनेगा वह सीधा बनेगा। और निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव का बनेगा वास्तविक, वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको यहाँ पर पॉजिटिव अगर देखिए दर्पण का सूत्र लग जाएगा तो उसका क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और लेंस का सूत्र लग जाएगा तो यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या कह रहा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को आइए समझते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। अरे बच्चों, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता है किसी एक माध्यम में सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। इसीलिए इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम भी कहते हैं। वह किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर। देखिए इसको जैसे हम मान लेते हैं, किसी एक सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक मान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक माध्यम जैसे हमारा हो गया वायु और दूसरा माध्यम हो गया हमारा जैसे प्रकाश हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल जैसे हमारा मान लीजिए निर्वात हो गया। ठीक है, और यहाँ पर निर्वात हो गया और देखिए जैसे सघन हो गया और विरल हो गया। तो सघन में माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ लिख सकते हैं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक माध्यम के प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपका अपवर्तनांक फार्मूला लिखना होगा तो लिखेंगे कि एक माध्यम में अपवर्तनांक की चाल तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक की चाल। देखिए किस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू, एक माध्यम मान लीजिए कोई हमारा V1 है और दूसरा माध्यम मान लीजिए हमारा कोई V2 है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हमारा किसका सूत्र, तो यही होता है हमारा अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अगर आपको निरपेक्ष में करना हो तो जैसे आप मान लीजिए किस में हो, जैसे हमारा निरपेक्ष में हो, निरपेक्ष में अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या करेंगे, तो निरपेक्ष में अगर आपका अपवर्तनांक निकालना है तो उसमें उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष बोलते हैं हम यन को, निरपेक्ष यन को बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारा प्रकाश की चाल C होता है और किसी माध्यम प्रकाश चाल V, यन बराबर क्या हो जाएगा C/V। तो दोस्तों ये हमारा हो गया निरपेक्ष के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है n = C/V। ठीक है दोस्तों, आपको अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि C, और जैसे कि आपको पता है प्रकाश चाल कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये किसका चाल होती है, तो प्रकाश की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको एक माध्यम सापेक्ष दूसरे अपवर्तनांक निकालना हो तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक दिया। तो ग्लास के सापेक्ष किसका दिया, वाटर का अपवर्तनांक दिया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, माध्यम W/माध्यम, देखिए यहाँ पर G। क्यों, क्योंकि जिसका माध्यम जिसके लिए निकालेंगे वह ऊपर रहेगा और जिसका माध्यम जिसके लिए निकालेंगे वह नीचे रहेगा। अर्थात कह सकते हैं कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का निकाल रहे थे तो वाटर हमारा ऊपर हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं पहला माध्यम हो जाएगा, और जो हमारा जो गिलास जिसको निकाल रहे थे वाटर के लिए तो वो नीचे हो जाएगा, अर्थात कर सकते हैं दूसरा माध्यम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा किसका फार्मूला दोस्तों, यही होता है हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो हमने करा ही दिया था, क्या होता है निरपेक्ष में अपवर्तनांक, तो हमारा n बराबर होता है C/V। n बराबर क्या होता है दोस्तों, C/V होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा हमने बता ही दिया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और V हमारा वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट चैप्टर 1 हमारा हो चुका है दोस्तों। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो
सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने इस जो आपका कॉलेज ग्रुप है, आपका कोचिंग ग्रुप है, उसमें इसे वीडियो को अवश्य शेयर कर लीजिएगा। क्यों, आइए देखते हैं चैप्टर 2 फार्मूला क्या है। ठीक है दोस्तों, पहला फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, आवेश। आवेश बराबर सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता है Q बराबर होता है NE होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। एक Q बराबर सूत्र और होता है, क्या होता है, IT होता है। और एक सूत्र होता है जहाँ पर हमारा देखिए, अगर हम मान चलें E, तो E बराबर हमने बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश का दो फार्मूला होता है, Q बराबर NE होता है और एक Q बराबर IT होता है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है। दूसरा फार्मूला होता है हमारा धारा। धारा बराबर सूत्र क्या होता है, तो I बराबर Q/T। जो हमारा यहाँ देखिए Q बराबर IT था, तो बस यहीं पर I निकाल लेते हैं, तो Q ऊपर चला जाता है, T नीचे चला आता है। यही होता है दोस्तों, यहीं से निकलता है हमारा धारा का सूत्र। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर फिर, या फिर हम कह सकते हैं एम्पियर, या फिर कह सकते हैं कूलाम प्रति टाइम। कूलाम प्रति टाइम यानी कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, या फिर हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या कह रहा है, विभव व विभवांतर। विभव व विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q। ठीक है दोस्तों, V बराबर W/Q, यही होता है हमारा किसका सूत्र, तो यही होता है हमारा विभव व विभवांतर का सूत्र होता है। जहाँ पर W देखिए क्या है, तो इसको हम बोलते हैं वोल्ट या जूल। क्या बोलते हैं, वोल्ट या जूल बोलते हैं, वोल्ट या जूल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्यों क्यों क्या कूलाम होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं, या वोल्ट प्रति कूलाम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा विभव व विभवांतर का फार्मूला। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आपको उम्मीद है ये तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा फार्मूला बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जो कि चैप्टर 2 से है। आइए देखते हैं चौथा फार्मूला। चैप्टर 2 का चौथा फार्मूला क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, तो बस यही होता है W बराबर, देखिए दोस्तों यही होता है। तो अगर हमको विद्युत ऊर्जा निकालना होता है तो W बराबर होता है VQ। तो फार्मूला इसका देखिए, इसका W बराबर क्या होगा, VQ। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, जूल होगा। अगर आपको यहीं पर एक फार्मूला और होता है, W बराबर Q को मान के, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा रहा था, Q बराबर IT निकाला था, तो यहाँ आप लिख सकते हैं V बराबर Q, देखिए W बराबर VIT। इसका भी मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो इसका भी मात्रक जूल होगा। एक फार्मूला और होता है W बराबर, चूँकि हमको पता है दोस्तों R होता है। ठीक है दोस्तों, I × R होता है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा I स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा W बराबर I²RT। ठीक है, क्योंकि R यहाँ देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I लिख दिए, यहाँ पर पहले I था, यहाँ × R नहीं लिखे थे, I लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या, W बराबर I²RT। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा किसका फार्मूला, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला और होता है प्यारे रसगुल्लों, क्या होता है उसका फार्मूला, तो एक होता है W बराबर V²/RT क्यों होता है, क्योंकि जब हम यहाँ I बराबर फार्मूला निकालते हैं तो V/R आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखिए, देखिए I है तो I की जगह यहाँ V² हो जाएगा और R हो जाएगा। ठीक है, T हो जाएगा। तो ये भी होता है हमारा किसका फार्मूला दोस्तों, तो ये भी होता है हमारा विद्युत ऊर्जा का फार्मूला। सबका मात्रक क्या ही होगा, तो सबका मात्रक जूल ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए W आगे लगा, इसीलिए सबका मात्रक क्या होगा दोस्तों, सबका मात्रक जूल होगा। ठीक है, उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये फार्मूला। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, अगर 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर, या तो कह सकते हैं 1 जूल ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो 1 जूल ऊर्जा बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। 1/4.2 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कह दिया जाए कि 1 जूल ऊर्जा निकालो, तो कैलोरी में तो बस ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.24 कैलोरी।
0.24 कैलोरी। ये भी होता है किसका मात्रक दोस्तों, 1 जूल ऊर्जा का मात्रक 0.24 कैलोरी या फिर कह सकते हैं 1/42 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। आइए देखते हैं प्यारे रसगुल्लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, शक्ति या सामर्थ्य। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो हमारा शक्ति बराबर होता है W/T। क्या होता है दोस्तों, W/T। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वाट या फिर इसको हम जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, वाट या जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा रहा था, P बराबर W/T। तो P बराबर हमने एक और फार्मूला लिखा था, तो P बराबर एक फार्मूला और होता है V/I। ये भी किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। या फिर एक फार्मूला और होता है दोस्तों, P बराबर क्या होता है, I² R। क्या होता है दोस्तों, I² R होता है। या फिर एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, P बराबर V²R होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, V²R। ये भी शक्ति का ही मात्रक होता है, यानी कह सकते हैं शक्ति या सामर्थ्य का ही फार्मूला होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। और इसका भी मात्रक क्या होगा, सबका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होगा या वाट होगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, अब आइए देखते हैं किलोवाट घंटा या kWh। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जो क्या किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा kWh जिसको बोलते हैं किलोवाट हावर्स, ऊर्जा का मात्रक कितना होता है दोस्तों, तो 1 किलोवाट हावर्स बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। कितना होता है दोस्तों, तो 3.6 × 10⁻, कितना होता है, 6 जूल। यही होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मात्रक। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है प्यारे रसगुल्लों, तो आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो आप लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक बराबर ऊर्जा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक क्या होता है प्यारे रसगुल्लों, तो W बराबर E/V जूल। क्या होता है दोस्तों, W बराबर E/V जूल। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक आपको पता ही चल गया है क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, 19 कूलम होता है। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिखेंगे, कितना होता है, इतना होता है, 19 कूलम होता है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, तो अगर आपको V का मान दिया रहेगा, ई का मान पता है, V का मान दिया रहेगा, गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपको पता ही होगा विद्युत में आता है और इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको इस दोनों समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का जितना भी न्यूमेरिकल होता है सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है तो प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है। जैसे कि आपको पता है R बराबर होता है R1 + R2 + R3। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये होता है प्यारे बच्चों किसका फार्मूला, तो ये होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला। जैसे देखिए इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात कह सकते हैं सीधी दिशा बनेगा, R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको किसी वोल्ट विभवांतर से जोड़ना हो तो ऐसे लाकर आप ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आप इस प्रकार जुड़ेगा। परंतु अगर वहीं पर अगर आप समांतर क्रम में जोड़ना हो तो समांतर क्रम में अगर आपको जोड़ना है तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार, ऐसे इसका डायग्राम देखने को मिलेगा, ऐसे इसका डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम में देखने को मिलेगा। इसका ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और ये हो गया समांतर क्रम संयोजन का। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ हो जाएगा R1 R2 और R3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए और चैप्टर 2
के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक हुआ दोस्तों, ये चैप्टर हमारा 2 ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, चैप्टर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके बॉडी जनरेशन के लिए, ये फार्मूला आप अगर कर लेते हैं तो आपकी जो चैप्टर 3 है फिजिक्स है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसमें न्यूमेरिकल फंसेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला क्या कह रहा है, धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर बल निकालना है। तो आपको पता है यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यह बराबर होता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। यही होता है प्यारे रसगुल्लों, किसका फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों, तो यही होता है हमारा धारावाही चालक पर बल का फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा फार्मूला देखिए, आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा कैसे ये निकलता है, तो हम जैसे धारावाही चालक पर बल यानी F हो गया, धारा I हो गया, और ये जो हमारा B से है ये हमारा जो होता है कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगाया गया जो हमारा क्या होता है अधिचुंबकीय बल होता है, और यह हमारा लंबाई हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब आइए देखते हैं गतिमान आवेशित कण पर बल। तो यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यह बराबर होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, किसका फार्मूला, तो गतिमान आवेशित कण पर बल का फार्मूला क्या होता है, तो यह बराबर QVB साइन थीटा। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे रसगुल्लों, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक भी क्या होता है, तो इसका मात्रक भी होता है न्यूटन। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। तो ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स फार्मूला होता है क्यों फाई बराबर है BA cos थीटा, BA cos थीटा दोस्तों, यही है चुंबकीय बल का फार्मूला, और इसका मात्रक क्या होता है वेबर। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों ये सभी फार्मूले बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।